सभी को नमस्कार। आज की +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन 8 शुरू करने वाले हैं। लेसन का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आपको अगर ध्यान हो, जब हमने लेसन 1 पढ़ा था तो उसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। उसमें हमने पढ़ा था कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 565 देसी रियासतें थी। उन सबको मिलाकर एक अखंड भारत बनाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। उन्हीं की वजह से हमारा भारत आज भी एक अखंड भारत है। भले ही भाषा और संस्कृति के नाम पर कुछ अलग राज्य बन चुके, राज्य की संख्या में वृद्धि हुई है, तो लेकिन आज भी हमारा भारत एक ही है। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग 1953 में आंध्र प्रदेश से शुरू हुई। सबसे पहला राज्य जो बना भाषा के आधार पर वो है आंध्र प्रदेश। तो जैसा कि लेसन का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो विभिन्न राज्य अस्तित्व में आए हैं, उनके अस्तित्व में आने का आधार क्या था। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें सभी तरह के आपको वो दिए गए हैं कि कैसे कौन सा राज्य कब अस्तित्व में आया, क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या हैं, ये क्यों बलवती होती हैं, उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षाएं लेसन है। तो लेसन में हमें सबसे पहले 2 तस्वीरें दी गई हैं। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर में आपसे पूछ रहा है, डज इट मीन दैट रीजनलिज्म इज़ नॉट एज डेंजरस एज कम्युनलिज्म और मे बी नॉट डेंजरस एट ऑल। तो ये पूछ रहा है, क्या क्षेत्रवाद उतना हानिकारक नहीं है या ख़तरनाक नहीं है जितना कि कम्युनलिज्म है या कास्टिज़म है, क्योंकि इससे वो तीसरे नंबर पर दिखा रहा है रीजनलिज्म को। तो आप इस लेसन में ये जानेंगे कि रीजनलिज्म एक देश के लिए हानिकारक है या नहीं है। ये दूसरी तस्वीर है जो कि उत्तराखंड अलग राज्य बनाने की मांग के लिए की गई है। देखिए इसमें क्या उन्होंने लिखा। ये एक पैम्पलेट की तस्वीर है। इसमें लिखा, हम हर भारतवासी का सहयोग चाहिए अन्याय, शोषण व दमन के खिलाफ उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की गई। अब हम देख लेते हैं कि ये लेसन को हमारे सिलेबस में जो शामिल किया गया है, इसके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य है क्षेत्रीय आकांक्षाएं और उनसे उपजे तनाव को किस कारण से बल मिलता है, उसकी समझ आपको मिल सके, ये इसका उद्देश्य है। भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए हैं, वो आपको बताना है। लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयाँ आती हैं, उसकी जानकारी आपको देना है। लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कैसे कायम की जा सकती है, इसकी सीख आपको देना है। तो ये इस लेसन को आपके सिलेबस में देने के उद्देश्य बताए गए हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है। देखिए, क्षेत्रवाद किसी देश के छोटे से उस आर्थो क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। मतलब क्षेत्रवाद क्या है, एक अलग क्षेत्र की मांग करना है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो उसके लिए कई बार हम बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं।
क्षेत्र और राष्ट्र में क्या अंतर है? देखिए, क्षेत्र एक छोटा सा एरिया आप कह सकते हैं, और राष्ट्र तो पूरा ही एक बहुत ही विस्तृत एरिया है जिसके अंदर बहुत से राज्य, केंद्र शासित प्रदेश हो सकते हैं। अगला देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर भारत सरकार का नज़रिया क्या है? देखिए, भारत ने संविधान को अपनाया है, लोकतंत्र को अपनाया है, और लोकतंत्र में हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं कि हम अपनी भाषा, संस्कृति को बनाए रखें। तो जब हम कई बार अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए या अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए कुछ विशिष्ट मांग करते हैं, तो सरकार को उस पर सोचना पड़ता है। अगर हमारी मांग सही है तो कई बार उसे मान लिया जाता है। जैसे हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग राज्य बने जो कि भाषाओं के आधार पर बने हैं। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद का विकास क्यों होता है, क्या कारण है जिससे क्षेत्रवाद के विकास को बढ़ावा मिलता है। देखिए, सबसे पहला कारण क्या है? भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण। जब हमारा जो संबंध है वो किसी जगह के भौगोलिक सीमाओं से होता है, तो हम उसके प्यार की वजह से कई बार एक अलग उसे अपना हिस्सा बनाने के लिए मांग करनी शुरू कर देते हैं। यह सांस्कृतिक कारण कि हमारी संस्कृति इस तरह से है कि हम उन लोगों के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग एक राज्य का दर्जा दिया जाए या कुछ। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण हैं। दूसरा है आर्थिक कारण। जब आर्थिक कारण सबसे अधिक जिम्मेदार हैं क्षेत्रवाद के लिए। देखिए, अगर सरकार एक जगह के एक क्षेत्र के विकास पर अधिक खर्च करती है और दूसरे के विकास पर कम, मतलब वो पिछड़ा रह जाता है और एक राज्य विकसित हो जाता है, तो उसमें लोगों के बीच में क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हाँ, उस क्षेत्र का ज़्यादा विकास हो रहा है क्योंकि वो उनसे संबंधित लोग हैं, हमारी तरफ कम हो रहा है। ये आगे हम देखेंगे जब इसमें दक्षिण भारत के राज्यों के आंदोलन आएंगे तो। अगला है आपका ऐतिहासिक कारण। कई ऐतिहासिक क्या है, इसके दो कारण हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक कैसे होता है कि आप अपने राज्य का विकास में योगदान देना चाहते हैं और उसकी प्रगति के लिए विकास करना चाहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने किया। और नकारात्मक क्या है कि आप लोगों के ऊपर गलत बातें बताकर अपने पक्ष में कर लेते हैं अलग राज्य की मांग करने के लिए। तो ऐतिहासिक कारण दो तरह के सहयोग होते हैं इसमें, सकारात्मक और नकारात्मक। दूसरा धार्मिक कारण। कई बार हम कहते हैं नहीं, हमारा धर्म एक राज्य में मान लीजिए कोई कम अल्पसंख्यक लोग हैं और कुछ लोग बहुसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यकों को अगर मान लो ऐसी भावना आती है कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है या अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, तो इस कारण से भी कई बार अलग राज्य की मांग कर सकते हैं। ऐसे ही भाषा, जाति, भाषा के आधार पर बना राज्य है आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ये देखिए, अब हम कुछ राज्यों के नाम पढ़ेंगे जो कि क्षेत्रवाद के आधार पर जिन्होंने अलग होने की मांगें उठाई। ये वो दो राज्य हैं जिन्होंने अपने आप को भारत से ही अलग देश बना लेने की मांग कही अपने आप को, जैसे कि नागालैंड और मिजोरम। ये कहते थे कि हम भारत का अंग ही नहीं है, हमें भारत से अलग किया जाए। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने भाषा के आधार पर गठन की मांग की, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब। तो चलिए, आज हम जो सबसे पहला उदाहरण लेने जा रहे हैं वो है जम्मू और कश्मीर का। देखिए, ये जो सफ़ेद वस्त्र में हैं, क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? जी हाँ, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं और उनके साथ में हैं जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह जी। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ।
जो जम्मू कश्मीर है उसमें 3 वो हैं, एक तो जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख। इसमें मुस्लिमों की आबादी अधिक है, हिंदू यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। जो लद्दाख है उसमें बौद्ध और मुस्लिमों की आबादी है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि इसे भारत का अंग कैसे बनाया गया। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 565 देसी रियासतें थी। काफ़ी रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से अपने आप ही भारत में सम्मिलित हो गई, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिनके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ? देखिए, जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह जी थे जिनका राज था। उन्होंने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन्हें भारत में सम्मिलित होने का न्योता दिया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए सोचने के लिए, लेकिन वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला जी थे जो कि चाहते थे कि इसे जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिया जाए। लेकिन जो राजा हरि सिंह जी थे वो अभी थोड़ा समय ले रहे थे सोचने के लिए। इतने में ही अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कबायली घुसपैठियों ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। राजा हरि सिंह ने भारतीय सेना से मदद मांगी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि वह मदद तभी देंगे जब आप हस्ताक्षर करके हमें दे देंगे कि आप भारत में विलय चाहते हैं। तब राजा हरि सिंह ने अपनी कश्मीर की रक्षा के लिए भारत के साथ हस्ताक्षर किए विलय पर, लेकिन उन्होंने कुछ मांगे की कि उसकी स्वायत्तता को बनाए रखेंगे वो लोग। तो इसीलिए 370 के तहत उसे विशेष संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया है। देखिए, 370 क्या है? जम्मू कश्मीर को 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया। इट मीन्स जो हमारे भारत का कानून था वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो रहा था। वहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता मिली हुई थी, एक तो वो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे और दूसरा भारत के। कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता था, केवल जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग ही वहाँ पर ज़मीन को खरीद सकते थे। तो ये कुछ विशेष दर्जा उन्हें मिला हुआ था। तो देखिए, 1948 के बाद जो वहाँ पर मुख्यमंत्री बने वो थे शेख अब्दुल्ला, और उनके वहाँ बहुत अच्छा उन्होंने काम किया जनता की भलाई के लिए, जिससे लोग काफ़ी प्रसन्न थे उनसे। लेकिन 1970 के बाद से वहाँ 89 के बाद से वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ तेज़ हो गई। अब उन्होंने आतंकवादी गतिविधियाँ तेज़ होने के कारण जम्मू कश्मीर में ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो पाकिस्तान के सहयोग से चलाई जा रही हैं। भारत द्वारा अनेक बार प्रयास किए गए धारा 370 को समाप्त करने की, लेकिन उसे विजय नहीं मिल सकी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 को 31 अक्टूबर 2019 को ख़त्म किया। देखिए, 370 ख़त्म होते ही जम्मू कश्मीर में क्या बदला आप वो देखिए। पहले जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार थे, अब कोई विशेषाधिकार नहीं है। वही नियम लागू होंगे जो पूरे भारतीय नागरिकों पर होते हैं। वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता थी और अब एकल नागरिकता है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा था, अब सिर्फ तिरंगा झंडा ही पूरे भारत के लिए है। वहाँ पे आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था, अब आर्टिकल 356 लागू होगा। आर्टिकल 360 लागू नहीं होता था, अब आर्टिकल 360 भी वहाँ पर लागू होगा। अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं था वहाँ पर,
अब अल्पसंख्यक आरक्षण के लिए जो योग्य हैं उन्हें दिया जाएगा। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब खरीद सकते हैं। आरटीआई वहाँ पर लागू नहीं होती थी, लेकिन अब लागू होती है। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल होता था, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा का कार्यकाल कितना रह गया? 5 साल। तो देखिए, ये सारे बदलाव जम्मू कश्मीर में आए हैं। अब जम्मू कश्मीर एक राज्य न रहकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल चुका है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे का भाग हम कल करेंगे कि अन्य राज्यों में कैसे मांगें उठी अलग राज्य बनाने के लिए और कैसे उनका समाधान हुआ, उस सारे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।